Today we are going to start the new chapter, chapter number 6, land use. Okay, in this part of the chapter we are going to learn about the use of land. We know that very well, 21% of the land is open on the earth and 71% part of the land is in under the cover of water. Okay, then now listen carefully how we can use or utilize the land in a well manner. Okay, before that we are going to learn, try this there. Okay, draw a sketch of your house. On this sketch show the following with proper directions. तो आपको क्या करना है, आपके हाउस का एक स्केच बनाना है. उसके बाद उस स्केच के ऊपर नीचे दिए गए कुछ चीजें वहां पे बताने हैं प्रॉपर डायरेक्शन में. ओके, द फर्स्ट थिंग इज देयर किचन, देन बाथरूम, कोर्टयार्ड, देन लिविंग रूम एंड बाथरूम एक्सेट्रा. ओके, ये सारी चीजें प्रॉपर डायरेक्शन में आपको बताने हैं. आफ्टर द स्केच इज रेडी, हैव अ डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. अगर एक बार स्केच वहां पे कंप्लीट हो जाता है तो हमें डिस्कस करना है नीचे दिए गए पॉइंट्स के ऊपर. तो पॉइंट इज देयर, व्हाई डू वी नीड टू फिक्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इन द हाउस. तो हर एक चीज के लिए प्लेस को फिक्स करना क्यों जरूरी है हमारे घर के अंदर. ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो फिक्स प्लेस. अगर किसी भी चीज की कोई फिक्स प्लेस वहां पे नहीं है तो क्या होगा. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट वहां पे दिया गया है ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. देन नाउ लिसन केयरफुली. You may have realized that there is a fixed place for everything. If this is not done, the house appears designed. Okay, the geographical explanation is there. Geographical explanation. You may have realized that there is a fixed place for everything. हर एक चीज के लिए fixed place वहाँ पे दी गई है. If this is not done, the house appears disorganized. अगर इस तरह की चीज नहीं है तो हमें क्या दिखेगा कि जो हाउस है वो डिसऑर्गेनाइज वहाँ पे दिखेगा. अच्छी तरह से वहाँ पे हर एक चीज को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है. सिस्टमेटिक जो भी सारी थिंग्स हैं वो वहाँ पे हमें नहीं दिखने वाले. देयर विल बी डिफिकल्टीज व्हाइल मूविंग अराउंड द हाउस. और जिस तरह से हम मतलब हाउस के अंदर मूव करने की कोशिश करेंगे या आवाज आने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी सारी डिफिकल्टीज आ सकती है. इवन इफ these arrangements are changed, there will be confusion for a few days. तो अगर अच्छी तरह से अरेंजमेंट वहाँ पे नहीं है तो कुछ डेज के लिए, कुछ दिनों के लिए हमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा. कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, कहाँ पे जाना है, ये सारा कंफ्यूजन वहाँ पे रहेगा. द लैंड अवेलेबल इन योर हाउस इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज. तो जो भी लैंड आपके हाउस के लिए यूज की गई है वो एक डिफरेंट पर्पज के लिए यूज की गई है. ओके, ट्राई दिस एक्टिविटी हैज टू बी परफॉर्म बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर. ये एक्टिविटी जो है वो हर एक स्टूडेंट ने एक साथ वहाँ पे करनी है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए, देखो. कमर्शियल, रेसिडेंशियल, देन ओपन ग्राउंड, देन एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूट, देन मिक्स लैंड यूज. ये सब पॉइंट्स वहाँ पे बताए गए. प्रिपेयर बोर्ड with these names, then let the students stand in a circle holding these boards. तो इस तरह के बोर्ड्स आपको बना लेने हैं यहाँ पे जो बताए गए हैं ऊपर, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, ओपन ग्राउंड, इस तरह के. और फिर उन बोर्ड्स के नेम्स वहाँ पे बनाने हैं और उसे होल्ड करके एक एक स्टूडेंट को स्टैंड करना है. ओके, देन प्रिपेयर अ बोर्ड विथ दीज नेम्स, लेट द स्टूडेंट स्टैंड इन अ सर्कल होल्डिंग दीज बोर्ड्स. तो जो स्टूडेंट है उन्हें सर्कल में वहाँ पे खड़े करना है और एक एक के पास एक एक बोर्ड वहाँ पे दे देना है. नाउ प्रिपेयर शीट्स विद द फॉलोइंग नेम्स एंड पुट देम इन अ बॉक्स. तो कुछ शीट्स वहाँ पे बनाने हैं फॉलोइंग नेम्स, यहाँ पे जो नेम्स दिए हैं उससे, और एक बॉक्स के अंदर डालने हैं. ओके, तो नेम शीट्स किस तरह से बनानी है, शॉप, गार्डन, बैंक, यूटेंसिल्स, फैक्ट्री, देन स्कूल, बंगलोज, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, देन मॉल, हॉकी फील्ड, सिनेमा हाउस, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, पोर्ट, एयरपोर्ट, स्विमिंग पूल, देन बैडमिंटन कोर्ट, रिजर्व, फॉरेस्ट. तो इस तरह की चीज बनाकर एक बॉक्स के अंदर डाल देने हैं. ईच स्टूडेंट विल पिक अप वन शीट एंड एज पर द लैंड यूज कैटेगरी विल स्टैंड क्लोज. तो हर एक स्टूडेंट जो है वो एक चीज को वहां पे लेगा और जिस तरह की कैटेगरी बताई गई है उस कैटेगरी के पास जाके खड़ा हो जाएगा.
ओके, टू द पर्सन होल्डिंग द रिस्पेक्टिव बोर्ड, जिस पर्सन ने वो बोर्ड वहां पे लेकर खड़ा है उसके पास जाकर वो खड़ा रहेगा। Once the activity is completed, have a discussion based on the following points. एक बार ये एक्टिविटी अगर कंप्लीट हो जाती है तो ये डिस्कशन हमें करना है। Why did you select the particular board? आपने वो पर्टिकुलर बोर्ड क्यों सिलेक्ट किया? Then explain how you will use these chosen land. तो जो भी लैंड आपने चूज की है उसी किस तरह से यूज करोगे इसे एक्सप्लेन करना है। Correlate आवर नीड्स विद द लैंड यूज का और हमारी जो नीड्स है उसका कोरोलेशन, उसका रिलेशन वहाँ पे बताना है। ओके, देन लैंड यूज ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। लैंड यूज इज द वे और पर्पज फॉर विच लैंड इन अ रीजन इज यूज। तो लैंड यूज ये जो है वो किसी पर्पज के लिए और किस चीज के लिए उस रीजन को यूज करना है वो पर्पज वहाँ पे दिया गया होता है। The interaction between geographical factors and man have resulted in land use. तो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जो इंटरेक्शन है किसके बीच में, जोग्राफिकल फैक्टर्स और मैन। जो भी जोग्राफिकल फैक्टर्स है और जो ह्यूमन बींग्स है मैन, उसके अंदर का इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से बातचीत। अब एक दूसरे से बातचीत मतलब क्या, मैन किस तरह से इस जोग्राफिकल फैक्टर्स का यूज करता है वो हैव रिजल्टेड इन अ लैंड यूज। तो लैंड यूज इस तरह से रिजल्ट में आती है। लैंड यूज अंडरगोज चेंजेस विथ टाइम। तो टाइम के हिसाब से लैंड यूज वहाँ पे चेंज होती जाती है। एज मैंस नीड हैव इंक्रीज ऑफ लैंड ऑफ यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज हैज आल्सो इंक्रीज। तो जिस तरह से ह्यूमन बींग्स की जो भी नीड्स है वो बढ़ेगी तो लैंड का यूज भी वहाँ पे बढ़ने वाला है। मिनरल रिच लैंड इज यूज फॉर माइनिंग। जहाँ पे जिस लैंड पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो वो लैंड जो है वो मिनरल्स को एक्सकैवेट करने के लिए यूज़ की जाएगी, मिनरल्स को निकालने के लिए यूज़ की जाएगी, माइनिंग के लिए यूज़ की जाएगी। ओके, देन फर्टाइल प्लेन आर यूज फॉर एग्रीकल्चर। और जो भी लैंड फर्टाइल है, उपजाऊ है, जहाँ पे अच्छी तरह से क्रॉप आ सकते हैं तो उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया गया है टाइप्स ऑफ लैंड यूज। ओके, लैंड यूज के जो टाइप्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट टाइप इज देयर दैट इज रूरल लैंड यूज। तो चलो रूरल लैंड यूज में क्या चीजें बताई गई है वो जरा हम देखते हैं। ओके, रूरल एरिया एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। तो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर जो है वो उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, रूरल एरिया का एग्रीकल्चर होता है। एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज आर आल्सो कॉमन इन रूरल एरियाज। और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज जो है मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे चलते हैं। दिस इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन फॉर द रूरल सेटलमेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो रूरल सेटलमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, इसका प्रभाव रूरल सेटलमेंट के ऊपर होता है। हेंस दिस सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चरल फील्ड एंड फॉरेस्ट एरिया। तो जिसकी वजह से ये जो सेटलमेंट्स हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स और फॉरेस्ट एरिया के पास में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। रूरल सेटलमेंट, द सेटलमेंट्स ऑफ मिनरल्स आर क्लोज टू द माइनिंग एरिया। तो जो भी माइनिंग एरिया होता है वहाँ पे जो मिनरल्स है, जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे माइनिंग एरिया का सेटलमेंट हो जाता है। वाइल फिशरमैन सेटलमेंट्स आर नियर द सी शोर। और जो भी सारे फिशरमैन है मतलब मछली पकड़ने वाले जो पीपल हैं उनकी सेटलमेंट कहाँ पे होती है, सी शोर्स के ऊपर, मतलब एट द एज ऑफ द सी, है ना, कोस्टल एरिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे फिशरमैन का सेटलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इन रूरल एरिया द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज मोर एंड द पॉपुलेशन इज लेस। तो रूरल एरिया जो होता है वहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है और जो पॉपुलेशन होता है कम होता है। हेंस पॉपुलेशन इज स्पार्स, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो दूर दूर होता है, स्पार्स होता है। ओके, इन रूरल एरिया द एक्सटेंड ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज इज लेस। तो रूरल एरिया में जो भी रेसिडेंशियल एरिया होता है उसका एक्सटेंड बहुत ही कम होता है। लैंड यूज इन द रूरल एरिया कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो रूरल एरिया का लैंड यूज है उसे
इस मैनर में, मतलब क्लासिफाइड किया गया है इस तरह से, जैसे कि अराइवल लैंड, ओके, अराइवल लैंड, दिस लैंड इज अंडर कल्टीवेशन। तो अराइवल लैंड क्या होती है, जो कल्टीवेशन के अंदर जो लैंड है, मतलब जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह लिए जाते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चलते हैं, वो अराइवल लैंड है। नॉर्मली दिस लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ऑनरशिप। तो जनरली ये जो लैंड होती है वो किसी पर्टिकुलर ऐसे पर्सन के ऑनरशिप में वहाँ पे होती है, मतलब कोई ना कोई उसका मालिक वहाँ पे होता है। दिस लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज पर द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये लैंड किस तरह से क्लासिफाइड की जाती है, जिस तरह से उस लैंड की ओनरशिप ली गई है और किस तरह का, मतलब कौन से टाइप का एग्रीकल्चर वहाँ पे चल रहा है, उससे वो क्लासिफाइड किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज फेलो लैंड। ओके, फेलो लैंड किसे कहते हैं, दिस इज एग्रीकल्चरल लैंड विच इज टेम्पररी नॉट इन यूज। ये लैंड भी एग्रीकल्चरल लैंड होती है, लेकिन वो यूज में नहीं होती, उसके ऊपर किसी भी तरह के क्रॉप्स नहीं लिए जाते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उस लैंड के ऊपर नहीं चल रहे हैं। ऐसी लैंड मतलब फेलो लैंड। In order to improve the fertility of the soil, the farmer does not use the part of his agricultural land for 1 or 2 seasons। अब क्या होता है कि फार्मर कभी कभी अपनी पड़ी हुई लैंड को एग्रीकल्चर में या वहाँ पे क्रॉप्स नहीं लगाते, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पे नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बढ़नी चाहिए। होता क्या है कि जिस तरह से हम क्रॉप्स वगैरह लेते हैं, किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस लैंड के ऊपर जब चलती है, तो क्रॉप्स क्या करते हैं, उस लैंड में जो न्यूट्रिशंस है उसे यूज करते हैं, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और कुछ दिनों के लिए अगर हम वहाँ पे क्रॉप्स ना ले तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से कुछ लैंड का पार्ट जो होता है वो फार्मर यूज में नहीं लेते, तो उसे फेलो लैंड हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड, ओके, तो फॉरेस्ट लैंड में हम कह सकते हैं कि द डिमार्केटेड फॉरेस्ट एरिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रूरल लैंड यूज। ओके, तो ये भी एक रूरल लैंड यूज का टाइप वहाँ पे बता सकते हैं हम, फॉरेस्ट एरिया। ओके, मतलब यहाँ पे भी रूरल एरिया ही होता है। From this area, forest products like firewood, then gum and grass are obtained। तो इस एरिया से किस तरह के मतलब चीजें वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो जिस तरह से फायरवुड मतलब जलाने के लिए जो लकड़ियाँ होती है वो वहाँ पे मिलती है, गम यानी पेज को या किसी पेपर को चिपकाने के लिए गम का यूज करते हैं ना, ये गम फॉरेस्ट से मिलता है। देन ग्रास ऑब्टेन्ड, तो ये सारी चीजें वहाँ पे मिलती है फॉरेस्ट में। Forest comprise the large tree bushes, then creepers and grass। तो फॉरेस्ट वहाँ पे किस तरह से कॉम्प्राइज होता है, मतलब कौन सी चीजें फॉरेस्ट में होती है, तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज होती है, बुशिश होती है, उसके साथ साथ क्रीपर्स होते हैं और ग्रास होती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रास लैंड। ओके, ग्रास लैंड या पास्चर लैंड भी उसे कहा जाता है। दिस लैंड इज अंडर द ओनरशिप ऑफ द विलेज पंचायत। तो ये लैंड जो होती है वो विलेज पंचायत के ओनरशिप के अंडर होती है, कोई एक उसका मालिक नहीं होता, और द गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के अंडर में ये होती है। एंड इज यूज फॉर ग्रेजिंग पर्पज। उसका यूज किसके लिए होता है, ग्रेजिंग पर्पज के लिए होता है। ग्रेजिंग मतलब क्या, अपने जो भी सारे कैटल्स हैं, है ना, एनिमल्स को, जो पेट एनिमल्स हैं उनको चराने के लिए लेकर जाते हैं ना, चरवाह जिसे कहते हैं, ग्रेजिंग पर्पज के लिए वहाँ पे यूज किया जाता है। देन दिस लैंड बिलोंग टू द एंटायर विलेज। तो ये पूरे विलेज की लैंड वहाँ पे होती है, ऐसा कहा जाता है। वेरी लिटिल ग्रास लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप। तो बहुत ही छोटी ऐसी ग्रास लैंड जो होती है वो इंडिविजुअल ओनरशिप में वहाँ पे होती है, मतलब कोई उसका एक मालिक होता है, वो ग्रास वहाँ पे उगाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज, on the next page we are going to learn grassland is completed, then urban land use। okay, there has been increase in urban settlement in the 20th century। 20th century में ये अर्बन जो सेटलमेंट है वो बढ़ने लगी। अर्बन सेटलमेंट मतलब वहाँ पे सिटीज, रूरल टू अर्बन एरिया वहाँ पे बनने लगा। इन अर्बन एरिया लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अर्बन एरिया में क्या होता है, लैंड अलग अलग पर्पज के लिए यूज की जाती है। इट इज नेसेसरी टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द लैंड। तो लैंड का मतलब जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पे लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है ना। लैंड वहाँ पे फेलो लैंड होती ही नहीं है, या ऐसे ही वहाँ पे लैंड पड़ी जिसका यूज नहीं है, ऐसा अर्बन एरिया में बहुत ही कम होता है। ओके,
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अर्बन एरिया में किया जाता है। इन अर्बन एरिया विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन द लैंड इज लिमिटेड। तो अगर पॉपुलेशन का रेफरेंस ले अर्बन एरिया में तो लैंड बहुत ही लिमिटेड वहाँ पे होती है। Therefore, the distribution of population is dense, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही डेंस होता है ऐसी जगहों पे, मतलब अर्बन एरिया में। अर्बन लैंड यूज कैन बी क्लासिफाइड इन अ फॉलोइंग मैनर। तो अर्बन लैंड को किस तरह से यूज किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई। चलो देखते हैं अर्बन लैंड को कौन से क्लासेस में यूज किया गया है। फर्स्ट है कमर्शियल लैंड यूज। ओके, तो some part of the city are not only some parts of cities are only used for commercial purpose। तो सिटीज का कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। व्हाट इज मीन बाय कमर्शियल पर्पस? दैट मीन्स बिजनेस, वी कॉल इट शॉप्स और मॉल्स और वट एवर द थिंग्स आर देयर विच इज इन अ कैटेगरी ऑफ बिजनेस। तो कमर्शियल पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है। इन दिस एरिया देयर आर मेनी शॉप्स देन बैंक्स एंड ऑफिसेस। जिस तरह से मैंने बताया कि ऐसे एरिया में शॉप्स होते हैं, बैंक होते हैं और ऑफिसेस होते हैं। दिस हैज गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या बन जाता है, ये एरिया मतलब ये लैंड मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया बन जाता है, जिसे CBD कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई के अंदर द फोर्ट एरिया और BKC दैट मीन्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये एरिया जो है वो कमर्शियल लैंड यूज वाला एरिया है मुंबई के अंदर। ओके, नेक्स्ट है रेसिडेंशियल लैंड यूज। ओके, रेसिडेंशियल लैंड यूज, हियर द मेन लैंड यूज इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। वहाँ पे क्या होता है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, रहने के लिए उस लैंड का यूज होता है। रेसिडेंशियल लैंड यूज मतलब रहने के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह बना करके, कॉम्प्लेक्स बना करके वहाँ पे लोग रहते हैं, सोसाइटीज बना करके। इन दिस एरिया हाउसेस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड। ऐसे एरिया में क्या होता है, हाउसेस होते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इंक्लूड होते हैं। सिंस पॉपुलेशन इज मोर इन द अर्बन एरिया, तो इस अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो रेसिडेंशियल लैंड वहाँ पे यूज ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। रेसिडेंशियल लैंड यूज हैज़ इंक्रीज, तो जिसकी वजह से रेसिडेंशियल लैंड का यूज जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लैंड यूज। तो लैंड का यूज ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है। ओके, तो इन अर्बन एरिया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। लोगों के और जो गुड्स होते हैं मतलब चीज़ों की मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्ट लैंड का यूज इस तरह से किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसका ट्रांसपोर्टेशन? गुड्स का और पीपल का। फॉर दिस पर्पज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर फाउंड इन सिटीज लाइक पब्लिक बस स्टॉप। तो अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे यूज की जाती है, फैसिलिटीज वहाँ पे यूज की जाती है। वो किस तरह के, जैसे कि पब्लिक बस स्टॉप है ना, देन रेलवे लाइन्स, मेट्रो, देन मोनोरेल्स, उसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल्स एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है इस ट्रांसपोर्ट लैंड का। इन एडिशन टू दिस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इज ऑल्सो लार्ज। तो प्राइवेट व्हीकल्स मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की व्हीकल, यानी जो खुद की मतलब प्राइवेट ऐसे व्हीकल जो होते हैं उसका यूज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सिटीज़ में या अर्बन एरिया में होता है। And the cities, roads, railway lines, stations, then petrol pumps, transport depots and vehicles repair center occupy large area। तो ऐसी सारी चीजों के लिए बहुत सा सारा एरिया अर्बन एरिया में जो है वो ऑक्युपाई करके रखा है या ऑक्युपाई किया गया है। दीज आर इंक्लूडेड इन द ट्रांसपोर्ट लैंड यूज। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट लैंड यूज के लिए इंक्लूड की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक यूटिलिटी एरिया फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। सम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडीज। तो लोकल गवर्निंग बॉडी जो होती है उनकी तरफ से कुछ सर्विसेज पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो वो कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सारी सर्विसेज मिलती हैं। द एरिया अंडर दीज सर्विसेज कम अंडर दिस कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, तो किस तरह के एग्जाम्पल्स वहाँ पे बता सकते हैं, हॉस्पिटल्स जो मतलब सिविल हॉस्पिटल्स हैं, है ना, गवर्नमेंट के अंदर के हॉस्पिटल्स वो। उसके बाद पोस्ट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन, देन पुलिस ग्राउंड, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, ये सारे
गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो गवर्नमेंट कौन सी, लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंडर में ये लैंड होती है, वो पब्लिक यूटिलिटी एरिया जिसे हम कह सकते हैं। द लैंड यूज अंडर द कैटेगरी इज इम्पोर्टेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी कैटेगरी में आने वाली लैंड यूज है। दीज सर्विसेज डिफ्यूज द टेंशन कॉज ड्यू टू बार्गेनिंग पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की बार्गेनिंग का टेंशन यहाँ पे कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ऐसे एरिया में। देन रेसिप्रोकेशनल लैंड यूज, तो ये किस तरह से होता है, इन सिटीज सम एरियाज हैव टू बी स्पेशली रिजर्व फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उसके एंटरटेनमेंट के लिए भी जगह जरूरी है, तो ऐसी जगह को रेसिप्रोकेशनल लैंड यूज वहाँ पे कहा जाता है। द यूज ऑफ सच स्पेसेस इज मेनली फॉर फील्ड, तो ये जो है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, मेनली फॉर फील्ड, उसके बाद गार्डन, देन स्विमिंग पूल्स और थिएटर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स लैंड यूज। ओके, तो इन सम एरियाज वी फाइंड ऑल दीज यूजेस टुगेदर, तो कुछ एरिया में क्या होता है कि एक साथ ऐसी सारी चीजें यूज की जाती है, पर्टिकुलर ऐसी प्लेस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होती। सच एरिया आर said to have mixed land use, तो ऐसे एरिया को मिक्स लैंड यूज ऐसा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल एरिया एंड एंटरटेनमेंट एरिया, तो रेसिडेंशियल एरिया और एंटरटेनमेंट एरिया एक ही जगह पे हो सकता है, मतलब थिएटर या स्विमिंग पूल्स, गार्डन और रेसिडेंशियल एरिया एक साथ वहाँ पे हो सकता है, तो मिक्स लैंड यूज उसे हम कहेंगे। ऑन मैप्स सोशल कलर्स आर स्पेशल कलर्स आर यूज टू इंडिकेट सच एरिया, तो ऐसे एरिया को बताने के लिए मैप के ऊपर स्पेशल कलर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि रेड रेसिडेंशियल एरिया के लिए, ब्लू कमर्शियल एरिया के लिए, येलो जो है वो एग्रीकल्चर एरिया के लिए और ग्रीन जो है वो फॉरेस्ट एरिया के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो ट्रांजिशनल एरिया एंड सबर्ब, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे देखेंगे। ओके, बाय।